नमस्कार दोस्तों, हॉन्टेड 27 में आपका एक और बार दिल से स्वागत है। आज एक और भूतिया, एक और डरावनी, एक और मिस्टीरियस कहानी आपके सामने ले आया हूँ। ये कहानी सुनने के बाद आपका दिल तो मानो ऐसे धड़केगा जैसे कोई राजधानी की स्पीड से धड़क रहा हो। कहानी पूरी सुनना तो ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि इस कहानी में ट्विस्ट और ट्विस्ट इतने ट्विस्ट है कि आज तक कोई मिस्ट्री सॉल्व ही नहीं कर पाया है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। रोज की तरह कहानी की शुरुआत करो उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब और लाइक भी कर देना, क्योंकि इसी चैनल पे मैं रोज हैरान कर देने वाले भूतिया कहानी लाता रहता हूँ। और अब तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे दी है, डायरेक्ट लिंक मेरी इंस्टाग्राम आईडी की, जाके फॉलो करो। और आप भी मुझे कोई भूतिया या कोई हॉन्टेड कहानी भेज सकते हो ताकि मैं दुनिया को सुना सकूं। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं बिना कोई टाइम। तो कहानी शुरू होती है सन 2013 की ये बात है। विनय और राज नाम के दो लड़के थे। दोनों ही खानदानी थे, बहुत पैसे वाले थे। इन दोनों ने बैचलर भी साथ में कंप्लीट किया था। मास्टर्स करने का इनका कोई प्लान नहीं था। मुंबई के दादर एरिया में रहते थे। इनका खुद का एक बड़ा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था। इन्होंने बैचलर के बाद मॉडलिंग की लाइन चूज ली थी। इन लोग मॉडलिंग करते थे, छोटी बड़ी एड में छोटा मोटा रोल भी करते थे। अच्छा खासा कमा रहे थे, खुद के पैरों पे खड़े हो चुके थे। राज की उम्र ये कोई 25 साल रही होगी और विनय की 28 साल। दोनों ही मानो सगे भाई तो नहीं थे, पर भाई जैसे रहते थे। जहां भी जाते थे, इनका प्रोजेक्ट जहां भी होता था साथ में जाते थे। राज और विनय, इनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलने लगे। मॉडलिंग की दुनिया में इनका बड़ा नाम भी हो गया था 2013 और 14 में तो। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि इनको बॉम्बे के बाहर भी प्रोजेक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था सूरत में। इनका सूरत में भी कॉन्ट्रैक्ट मिलने का भी काम शुरू हो गया था। लेकिन दिक्कत की बात यह थी कि राज और विनय को बॉम्बे में भी काम करना पड़ता था और सूरत में भी करना पड़ता था। लेकिन एक दिन तो ऐसा आया कि मानो सूरत में इनको बॉम्बे से ज्यादा पैसे मिल रहे थे एक एडवर्टाइजमेंट में रोल करने का। तो राज विनय से बात करता है, यार हमको सूरत में ज्यादा पैसे दे रहा है, यही एडवर्टाइजमेंट करने के हमको सूरत में ज्यादा पैसा मिल रहा है, क्यों ना हम लोग सूरत निकल जाते हैं और कल का जो शूट है बॉम्बे का वो एक दिन कंप्लीट करके वापस बॉम्बे लौट आएंगे। विनय और राज दोनों ये बात डिस्कस कर रहे थे। विनय बोलता है ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। ट्रेन से जाते हैं, शूट कंप्लीट करते हैं, सुबह की जल्दी गाड़ी पकड़ेंगे, सूरत पहुंच जाएंगे, शूट वूट कंप्लीट करके शाम की कोई 3-4 बजे की गाड़ी पकड़े बॉम्बे आ जाएंगे और कल यही वापस शूटिंग कंटिन्यू करेंगे। दोनों ही टिकट निकालते हैं और उनको किस्मत से सेकंड एसी की टिकट मिल जाती है सूरत की। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सूरत से वापस बॉम्बे आने की कोई टिकट इनको नहीं मिल रही थी। दादर अपने एजेंट से बात करते हैं कि अगर हो सके तो टिकट कंफर्म करवा देना, आने की टिकट, जाने की नहीं, आने की। हमारा इतनी वेटिंग है, हो सके तो करा देना। एजेंट बोलता है ठीक है राज भैया, मैं ट्राई करूंगा, अगर हो जाएगी तो आपकी किस्मत। लेकिन जाने की टिकट तो कंफर्म थी सूरत। इन लोग बढ़िया से सुबह 5 बजे की ट्रेन पकड़ते हैं। राज और विनय सूरत के लिए रवाना हो जाते हैं एडवर्टाइजमेंट शूटिंग के लिए। बढ़िया से सूरत पहुंच जाते हैं। 10-11 बजे का शूटिंग भी इनका कंप्लीट हो चुका था। इंस्टेंट पेमेंट भी इनको मिल चुका था। इन लोग बहुत खुश हुए राज और विनय कि भाई एक दिन में इतनी अच्छी कमानी हो गई हमारी। ये तो बॉम्बे में हमको महीना लगता है, 1 मंथ लगता है पूरे इतने पैसे कमाने में। सूरत में तो एक ही दिन में हमको इतने अच्छे खासे पैसे मिल गए। राज बोलता है ठीक भाई, शूटिंग वूटिंग हो चुकी है, अभी हमारी 4 बजे की बॉम्बे की वापस से ट्रेन है, हमको जाना पड़ेगा, चल विनय। विनय बोलता है यार अब तक टिकट कंफर्म हुई है नहीं हुई कुछ पता नहीं है। और सन 2013 में इतना ऑनलाइन का कुछ आया भी नहीं था कि ऑनलाइन चेक कर सके। उस टाइम पे ट्रेन के बाहर एक चार्ट लगता था, अगर चार्ट में आपका नाम है तो आप बैठ सकते हो, नहीं है तो आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ। राज बोलता है हम लोग चार्ट में देख लेंगे, नाम होगा तो बैठ जाएंगे, वरना कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेंगे। 4 बजे तक विनय और राज वापिस से सूरत के रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। ट्रेन लगी हुई थी प्लेटफॉर्म पे। विनय और राज दोनों अपना नाम ढूंढते हैं सेकंड एसी के बाहर, लेकिन नाम नहीं दिखा रहा था। इसका मतलब कि टिकट अब तक कंफर्म नहीं हुई थी दोनों की। राज फोन करता है अपने एजेंट को जो ट्रेन का टिकट निकाले थे कि भाई अब तक ट्रेन के टिकट कंफर्म नहीं हुए, कुछ और उपचार, कोई और रास्ता है क्या। तो एजेंट बोलता है राज को कि राज भैया और कोई नहीं है और बाकी की सारी ट्रेन में टिकटें फुल है,
आप एक काम करो, जनरल कोच में बैठ के आ जाओ और कोई रास्ता नहीं है। ऐसा करके फ़ोन एजेंट काट देता है। लेकिन राज और विनय दोनों खानदानी करके, दोनों पैसे वाले लोग, आज तक कभी जनरल कोच से ट्रैवल नहीं किए, और ऊपर से इतनी भीड़ देख के वो लोग और डर गए कि इतनी भीड़ में हम लोग बॉम्बे तक जाएंगे कैसे, 6-7 घंटे का रास्ता है सूरत से, कैसे जाएंगे। दोनों डिसाइड करते हैं, एक काम करते हैं, हम लोग बस से निकल जाते हैं। दोनों ही जन सूरत के रेलवे स्टेशन छोड़ के सूरत के बस डेपो पे आ गए। बस डेपो पे आने के बाद इनको पता चला बस तो है लेकिन रात के 10 बजे की है, सुबह 5 बजे बॉम्बे पहुंचाएगी। ये सुन के लोग और घबरा गए कि सुबह 8 बजे का तो हमारा शूट है बॉम्बे में, 5 बजे पहुंच भी जाएंगे, नींद भी पूरी नहीं होगी, खाना भी कैसे खाएंगे, बस से जाना भी कैंसिल करना पड़ेगा। राज बोलता है कि काम करते हैं, टैक्सी वैक्सी का कुछ जुगाड़ हो तो कर देते हैं यार, ऐसे तो फिर कब पहुंचेंगे हम लोग। किस्मत से इनको एक टैक्सी वाला मिलता है जो कि चिल्ला रहा था टैक्सी स्टैंड पे, बॉम्बे बॉम्बे जाना है, बॉम्बे जाना है इमरजेंसी में, बॉम्बे किसी को जाना है तो टैक्सी जाएगी बॉम्बे। विनय बोलता है देख देख वो बॉम्बे बॉम्बे चिल्ला रहे, हम लोग गुस्से के बात करें क्या। राज बोलता है ठीक है यार, उसके आगे बात करते हैं कि हमको बॉम्बे जाना है यार। राज और विनय दोनों टैक्सी वाले के पास जाते हैं और बात करते हैं कि भैया हमको बॉम्बे दादर जाना है और हमको थोड़ा जल्दी पहुंचना है, रात के 1-2 बजे तक पहुंच जाना है, क्या पहुंचा दोगे। वो बोलता है ठीक है पहुंचा दूंगा लेकिन थोड़े पैसे ज़्यादा लगेंगे। वो बोला ठीक है भाई, जितने उतने ले लेना। लेकिन वो ऐसा बोलता है कि मैं हाईवे से लेके नहीं जाऊंगा, मुझे मालूम है एक शॉर्टकट रोड जो कि हमारे 50 किलोमीटर बचा देगा। तो राज बोलता है ये भी बहुत बढ़िया बात है यार, 50 किलोमीटर कम हमको एक शॉर्टकट से ले जाएगा, लेकिन ठीक है। विनय बोलता है कि शॉर्टकट बढ़िया है ना, कोई लुटेरा ऐसा वगैरह कोई नहीं है ना, तो मतलब ऐसा कुछ मिलेगा तो नहीं ना हमको, लुटेरा ऐसा कुछ लूट तो नहीं लेगा ना हमको कोई शॉर्टकट में। जो टैक्सी ड्राइवर था वो बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं आए दिन आता हूँ और शॉर्टकट से लेके जाता हूँ, ऐसा कुछ सीन हुआ नहीं अब तक, बैठ जाइए। ऐसे बोल के टैक्सी ड्राइवर पीछे का डिक्की खोलता है और इनका सारा सामान राज और विनय का दोनों रख देते हैं अंदर, और दोनों 3-4 की बात है, दोनों रवाना हो जाते हैं सूरत से बॉम्बे के लिए। बड़े अच्छे सफ़र कट रहा था और उस एक खुशखबरी तो ये हुई राज के लिए, खुशखबरी तो एक खुशी की बात तो ये हुई कि जो टैक्सी ड्राइवर था वो राज के गांव का ही था, मराठी था जिसका नाम बाला था। तो इन लोग की जोड़ी अच्छी जम गई, इन लोग बातचीत अच्छे करने शुरू हो गए कि तो हमारे गांव का ही है, सब बात बताए कि मॉडलिंग करते हैं, आए थे सूरत में लेकिन टिकट कंफर्म नहीं हुआ। बात चल ही रही थी, दोनों को नींद लग जाती है, राज और विनय को, दोनों सो जाते हैं। सोए यही कोई 2 या 3 घंटे हुए हो गए, जोर से गाड़ी ब्रेक लगती है, जोर से एकदम ब्रेक लगती है गाड़ी में। विनय की नींद खुलती है, विनय पहले टाइम देखता है, जैसे खुलता है 7 बज गए, हम लोग तो कब नींद ली हमको कुछ पता भी नहीं चला, 5 बजे की नींद लगी हुई है हमको पता भी नहीं चला। और बाला जो होता ड्राइवर बोलता है कि पता नहीं गाड़ी कैसे बंद हो गई, लगता है ओवरहीट हो चुकी है। विनय राज को उठाता है, राज उठ, गाड़ी बढ़ चुकी है, कुछ ना कुछ फॉल्ट आया है गाड़ी में। राज देखता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? राज को मतलब ऐसा एहसास हो गया कि हम लोग कोई और आ गई क्या। राज कुछ अलग ही मतलब वाइब्स आ रही थी। राज बोलते हैं हम लोग कहाँ आ गए, बोला कि हम लोग कोई बॉम्बे जा रहे हैं, पागल वगैरह। हाँ राज को याद है हम लोग बॉम्बे जा रहे हैं बराबर, उसको पता नहीं एकदम एक्सीडेंटली क्या हो गया। राज हाँ बॉम्बे जा रहे हैं हम लोग तो बराबर। तो क्या हुआ, गाड़ी कैसे बंद हो गई। ड्राइवर बोलता है कि गाड़ी ओवरहीट हो चुकी है, ओवरहीट थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा, क्या आप लोग के पास पानी है क्या। तो विनय बोलता है पानी है लेकिन पीने का है, वो भी एक ही बॉटल है। तो बाला ड्राइवर बोलता है कि नहीं एक बोतल से काम नहीं चलेगा, एक काम कीजिए आप लोग गाड़ी में बैठे रहिए और गाड़ी के बाहर उतरना नहीं, मैं इधर से पास ही तालाब है, मैं पानी भर के आता हूँ। तो राज और विनय बोलते ठीक है भैया आराम से जाना और फटाफट आ जाओ यार, सुनसान सड़क है, कुछ एक परिंदा नहीं दिख रहा है, आसपास बड़े बड़े लंबे लंबे झाड़ी दिख रहे हैं और थोड़ा सा अंधेरा भी छाया हुआ है। ड्राइवर बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, डरिए मत, ये शॉर्टकट है, मैं आता जाता रहता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा बोल के ड्राइवर उतर जाता है। जितने में राज बोलता है कि यार बहुत भूख लग रही है, आसपास कुछ स्टॉल वगैरह दिख रहा है क्या। तो विनय बोलता है अबे इतने जंगल में कहाँ स्टॉल दिखेगा, एक भी कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे ही वो राज जो था ना वो विंडो ओपन करता है, उसको स्मेल आती है वड़ा पाव और समोसा की। तो राज बोलता है विनय को देख वड़ा पाव और समोसा की स्मेल आ रही है कहीं से। तो इन लोग स्मेल लेते लेते थोड़े से गाड़ी से मानो 1 किलोमीटर आगे चले जाते हैं और उनको एक छोटा सा एक मतलब पत्थरे का कुछ घर दिखता है, शेल्टर टाइप, एकदम झोपड़ी टाइप कि एक लालटेन लटका हुआ है और एक बुढ़ा सा अंकल है जो कि गर्मा गर्म समोसे निकाल रहा है।
इन लोग सोचते हैं कि साला इतनी सुनसान सड़क पे ये समोसे वाला यहाँ पे क्या कर रहा है, और लेता भी कौन होगा। राज बोलता है ये सब बात छोड़, समोसा खाते हैं जाके। गाड़ी से लगभग 1-2 किलोमीटर आगे आ चुके थे विनय और राज। समोसे वाले के पास जाते हैं और बोलते हैं अंकल जी कैसे हो। बुढ़ा आदमी बोलता है ठीक हो, बैठो बैठो। क्या हुआ, आप इधर कैसे आने हुए, आप कैसे आए, आप चल के आए, गाड़ी वाड़ी दिख नहीं रही, आप लोग कैसे आए दोनों। राज और विनय को बोलता है। राज और विनय बोलता है हमारी गाड़ी खराब हो चुकी है तो ड्राइवर साहब पानी लेने गए, हम लोग तो बस ऐसे ही स्मेल करते करते आ गए, आपकी वड़ा पाव और कटलेस की समोसा की सुगंध हमारी गाड़ी तक आ रही है। तो बोलता है हाँ मैं बनाते ही इतना टेस्टी हूँ, एक बार आप खाओगे तो खाते ही रह जाओगे। तो राज बोलता है कि ठीक है एक प्लेट बनाइए हमारे लिए। तो वो जो बुजुर्ग आदमी था वो तलना शुरू करता है गर्मा गर्म समोसे। जीते हुए विनय पूछता है कि आपको एक सवाल पूछूं क्या अंकल जी। तो बुढ़ा आदमी जो वड़ा पाव और सब बना रहा है बोलता है बोलिए, कि इतने घर अंधेरे में इतने घने जंगल में आप वड़ा पाव समोसा तल रहे हो, कोई आता है क्या लेने। तो बुढ़ा आदमी बोलता है नहीं आता तो नहीं है, लेकिन कल एक बहुत बड़ा इधर मेला लगने वाला है इसलिए उसकी तैयारी कर रहा हूं मैं। तो राज बोलते हैं मेला लगने वाला है, वो भी ऐसे एक सुनसान जंगल में, कुछ तैयारी वैयारी दिख नहीं रही है आपके अलावा। तो वो आदमी बोलता है ये कोई साधारण मेला नहीं है, जो वो कटलेस और वो सब बना रहा था वो बोलता है दादा बुढ़ा आदमी, ये कोई साधारण मेला नहीं है, ये एक अलग ही दुनिया का मेला है। तो विनय हंस के बोलता है क्या बोल रहे हो अंकल जी, जोक वोक मार रहे हो क्या, क्या अलग दुनिया का मेला है मतलब। तो बुढ़ा आदमी बोलता है एक भूतिया मेला है। तो राज बोलता है कैसे भूतिया मेला है, हमको कहानी सुनाओ, कैसे भूतिया, आप कैसे मतलब दावे के साथ कह सकते हो कि ये भूतिया मेला होने वाला है। तो बुढ़ा आदमी बोलता है आज से ठीक 100 साल पहले इस गांव में बारिश नहीं होती थी, तो गांव वालों ने मिलके एक तंत्र मंत्र, एक छोटी सी कथा की थी। उसके ठीक एक दिन बाद जोरों की बारिश होने लगी इस गांव में। बारिश होते पूरे गांव ने सोचा अभी हर साल यहाँ पे 7 दिन का मेला लगेगा और मेले में हम लोग बहुत खूब खाएंगे पियोगे और एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे। उसी दिन से वहाँ पे हर साल 7 दिन के लिए मेला लगता है। और मेले में एक बाबूलाल नाम का एक व्यक्ति जो कि समोसा इतने अच्छे बनाता था कि मेले में जाने से पहले लोग उसके समोसे खाते थे फिर ही अंदर जाते थे। बाबूलाल का बिजनेस बहुत तगड़ा चलता था। लेकिन एक दिन की बात है, कुछ लुटेरों की, कुछ डाकुओं की नजर इस मेले पे गिरती है और उन लोग ये सोचते, डिसाइड कर लेते हैं, ये तय कर लेते हैं कि हमको इस मेले में लूटना है लोगों को, इनकी ज्वेलरी, इनकी सोना चांदी, इनके पैसे सब कुछ ले लेना इनसे छीन के और हम लोग माला माल बन जाएंगे। और होता कुछ ऐसा ही है। बाबूलाल जो कि समोसे वाला था वो एक दिन साइकिल से अपने समोसे लेके आ रहा था। जितने में लुटेरों ने उसके समोसे पता नहीं ऐसा तो क्या मिला दिया था कि वो समोसे खाने के बाद जो भी मेले में आता था एक के बाद एक बेहोश होते जा रहा था। और ऐसे ही पूरा गांव बेहोश हो गया बाबूलाल के समोसे खाने के बाद। और वो चोर लोग सब कुछ लूटपाट करके भाग गए। जैसे गांव वाले लोग की नींद खुली, बेहोशों की हालत से बाहर निकले, वो लोग देखे कि बाबूलाल बैठे बैठे रो रहा है। उनको सबको यही लगा कि बाबूलाल ने हमारे सोना चांदी जेवर चोरी किए हैं, क्योंकि इसके समोसे खाने के बाद ही हम लोग सब बेहोश हुए। उन लोग ने बाबूलाल को बहुत मारा, बहुत पीटा कि तूने हमारे साथ दगा किया है। बाबूलाल बोला कि मैंने दगा नहीं किया है, मुझे मालूम ही नहीं गुंडे लोग, वो डाकू लोग ने मेरे समोसे में ऐसा कब और क्या मिलाया था। लेकिन बाबूलाल की कोई बात सुनने के लिए तैयारी नहीं था, उसको बहुत मारा और 15 मिनट बाद बाबूलाल मर गया उसी जगह पे। तब से लगा कि आज तक वह मेला लगता ही नहीं है। 7 दिन तो क्या 7 मिनट का भी मेला नहीं लगता है। तो राज बोलता है कि इस पे आज मेला कैसे लगेगा, अगर उस टाइम पे मेला नहीं लगा तो आप कुछ साधारण इंसान हो के भूत वालों के लिए मेला लगा रहे हो। तो वो बुढ़ा आदमी बोलता है कौन बोला मैं साधारण इंसान हूँ, बाबूलाल वो मैं ही हूँ। ये सुन के राज तो हक्का बक्का रह गया। राज बोलता भाई फटाफट समोसा खाते और यहाँ से निकलते, ये आदमी मुझे पागल लगता है। ठीक विनय ने समोसा उठाया ही है, मुंह में रखने जाने वाला था कि अचानक से समोसे के अंदर से सांप निकलता है जोर से और विनय फेंक देता है इस समोसे को जोर से। राज के भी समोसे में सिर्फ सांप निकलता, राज भी फेंक देता है, बोलता ये क्या सारा सांप निकल रहा है अंदर से। इनके तो दिमाग के पुर्जे हिल गए, ऐसे करके फेंका है, ऐसे देखा है कि बाबूलाल गए, बाबूलाल का स्टॉल गए।
बाबूलाल नाम का कोई व्यक्ति वहां पे नहीं खड़ा। ऐसे देखा करो सांप सांप निकल रहे समोसे में से, बहुत सारे सांप निकल रहे, अर्थपाप निकल रहे समोसे में से। इन लोग दोनों जन भाग के गए और गाड़ी के पास जाके बैठ गए गाड़ी में, और गाड़ी में बैठ के रो रहे भाई ये हमारे साथ क्या हुआ क्या हुआ। मानो 15-20 मिनट लगातार रो रहे, और उधर से ड्राइवर साहब चल के आ रहे गाड़ी के, और नॉक किया कि भाई तुम लोग रो क्यों रहे हो, क्या हुआ। सारी बात ड्राइवर को बता दी कि हमारे साथ ये सीन हुआ, इधर एक बुढ़ा आदमी था, हमको ये सब कहानी सुनाया, समोसा दिया, और समोसे में से ही सांप वाप निकला। ड्राइवर बोला कि तुमको लोग को ना बोला था मैं कि गाड़ी में से बाहर मत निकलो मत निकलो, लेकिन तुम लोग क्यों निकले। बोले हमको भूख लगी थी और एक कुछ खाने का इच्छा हुआ, एक वड़ा पाव समोसा की स्मेल लगी, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही थी, इसलिए लोग खाने चले गए। बोला इतना घना जंगल तुमको नहीं निकलना चाहिए। गाड़ी को ठंडा वंडा किए, वहां से भगा के हाईवे तक पहुंचे हैं। तो ड्राइवर ने ये बोला कि यहाँ पे ऐसा कुछ तो होता रहता है, लेकिन मैंने आपको शुरुआत में नहीं बताया। लेकिन क्यों नहीं बताया, क्योंकि आप लोग डर जाते। मैंने आपको मना करके गया था मत उतरो मत उतरो, गाड़ी में से क्यों उतरे। अगर आप नहीं उतरते तो आपके साथ कुछ ऐसा नहीं होता। वो तो अच्छा हुआ कि आप लोग के माँ बाप के कुछ अच्छे कर्म रहे हो कि आप लोग बच गए, वरना आपकी जान पूरी तरह से खतरे में थी। बाबूलाल आज से 400 साल 100 साल पहले मर चुका था, वो हर किसी को दिखता है, ये रोड से जो भी जाता है उसको दिखता है ये बाबूलाल। आइंदा ये गलती मत करना। इन लोग बॉम्बे पहुंचे हैं, सारी बात अपने माँ बाप को बताए। माँ बाप ने उस दिन से इनको मना कर दिए कि बाय रोड कहीं मत जाना, अगर जाना है तो हाईवे से जाओ, ऐसे शॉर्टकट का उपयोग मत करो। उस दिन से राज और विनय ने कसम खा ली है कि साला ये भूत भूत तो साला दुनिया में एग्जिस्ट करते ही है, हम लोग ऐसे ही मजाक बना रहे थे। लेकिन यार जो घटा हमारे साथ ये कोई मामूली चीज़ नहीं थी, नॉर्मल चीज़ नहीं थी, कुछ बहुत ही शैतानी शक्ति ऐसी चीज़ थी। दोस्तों ये कहानी मैंने सुनी तो मुझे भी लगा कि आप तक ये कहानी मुझे पहुंचानी चाहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। गलती फ्लो में कुछ वर्ड्स सही नहीं निकले हो तो उसे माफ़ करना, क्योंकि अभी अभी मैंने यूट्यूब चैनल की शुरुआत की है तो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स तो होती रहती है। अगर कहीं देख लियो तो बहुत बहुत धन्यवाद। आइंदा आप लोग भी ध्यान रखना, ऐसे कोई सुनसान जगह से अगर आप पास होते हो, कहीं से भी गाड़ी में बैठे हो तो गाड़ी के बाहर निकलने की कोशिश मत करो जब तक कोई इमरजेंसी ना हो। चलिए दोस्तों कहानी देख लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद।